नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज बात होगी किसान विधेयकों को लेकर के। कृषि विधेयक जो 3 में से 2 पास हो चुके हैं, लेकिन क्या किसानों में विश्वास बहाल कर पाएगी सरकार? क्योंकि जो शंका पहले थी, आशंका पहले थी किसानों को, वो अभी भी बनी हुई है। विरोध लगातार जारी है। तमाम विरोध प्रतिरोध के बीच 3 में से 2 कृषि विधेयक राज्यसभा से पास हो गए हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। हालांकि विपक्ष ने बिलों के पेश किए जाने पर खूब हो हल्ला किया। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जमकर नारेबाजी की। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की भी कोशिश की। उन्होंने सदन की रूल बुक फाड़ दी। सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए मार्शल्स को बुलाना पड़ा। 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई और हंगामे के बीच ही विधेयकों को सरकार ने पास करा लिया। विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और बताया कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी, बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। ये एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि विपक्ष और किसान संगठनों का सरकार से अब भी एक ही सवाल है कि एमएसपी की गारंटी कौन देगा। तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार जो है वो पास कराने की पूरी कोशिश में है। 3 में से 2 को पास करा भी लिया है, लेकिन अभी भी किसानों का विरोध जो है जारी है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि ये विधेयक तो पास हो चुके हैं, 2 कानून का रूप भी ले चुके हैं, लेकिन क्या इसके बाद यहाँ पर किसानों का विरोध जो है वो थम जाएगा? क्या किसान सरकार की बात मान लेंगे या सरकार को और भी कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेती हूं उन सवालों पर नजर जो आज खबर फास्ट ने उठाए हैं। तो कृषि विधेयकों के पास होने के क्या है मायने? कृषि विधेयकों का विरोध क्या विपक्ष के फैलाए भ्रम का था नतीजा? एमएसपी पर खरीद जारी रहने का लिखित में आश्वासन क्यों नहीं? संशोधित कृषि बिल किसानों को बनाएगा खुशहाल या करेगा बेहाल? कृषि बिल पर किसानों में कैसे विश्वास बहाल करेगी केंद्र सरकार? ये सबसे अहम और बड़ा सवाल कि आखिर किसानों को ये कैसे विश्वास दिलाएगी सरकार। तो ये नंबर आपके सामने, नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात, अपना सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देंगे आज हमारे साथ जुड़ने वाले विशेषज्ञ, जो बताएंगे कि आखिर ये जो कृषि विधेयक हैं इन्हें कैसे देखा जाए। जो सब कुछ इन पर हो हल्ला बवाल हो रहा है वो कितना सही है और कितना सियासी है, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को किसान विरोधी बता रहा है इन कृषि विधेयकों के जरिए, और सरकार यहां पर इस विरोध को विपक्ष का ही खड़ा किया हुआ विरोध बता रही है, आंदोलन बता रही है और कह रही है कि किसानों को भ्रमित करने का काम जो है वो विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष का और किसानों का यहां पर सरकार से एक ही सवाल और बड़ा सवाल कि आखिर एमएसपी पर खरीद की गारंटी कौन देगा? ये जो कृषि विधेयक पास हुए हैं, जिसे सरकार ये कह रही है कि किसानों के अच्छे दिन इससे आ जाएंगे और किसानों को निजात मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी उन सभी बंधनों से जिनमें वो अभी तक जकड़े हुए थे। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? और जिस भविष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी से किसान जुड़ जाएंगे, उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई दिखती है? तो यहाँ पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गुरजीत सिंह मान जुड़े हैं, आप कृषि विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो कृषि विशेषज्ञ हैं गुरजीत सिंह मान, आपसे जानना चाहूंगी। गुरजीत जी, आप एक विशेषज्ञ हैं कृषि के और बेहद करीब से जानते होंगे कि क्या अपनी चुनौतियां हैं इस सेक्टर की और किसानों के सामने क्या कुछ जो है मुश्किल खड़ी रहती है? क्या लगता है ये जो कृषि विधेयक सरकार लाई है और जो 2 कानून का रूप भी ले चुके हैं, इससे कितने दिन बहुरेंगे किसानों के? कितनी हालत में सुधार होगा? और क्या जो सबल किसान होने की बात यहाँ पर सरकार कर रही है वो हो पाएगा ऐसे? कान्हा जी, जब से ये जून के पहले महीने में 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं, किसानों
की चिंताएं उससे बढ़ती ही गई हैं। बहुत सारे किसानों ने इसे पढ़ा है, अच्छे से समझने की कोशिश की है। उसके बाद किसानों ने एक बात पर अड़ गए थे कि ये कृषि ऑर्डिनेंस अच्छे हैं बुरे हैं ये समय की पड़ताल बताएगी, लेकिन इसके साथ एक क्लॉज जोड़ दीजिए, ग्रंटेड एमएसपी इनसाइड एंड आउटसाइड एपीएमसी मार्केट, यानी कि मंडी के अंदर सरकारी खरीद की भी गारंटी हो और मंडी से बाहर अगर कोई प्राइवेट एजेंसी खरीदती है जी। उस वो भी बाधित हो कि आपको एमएसपी पर ही खरीदना है। और किसानों ने ये बात भी कही है कि अगर एमएसपी से कोई परचेजर नीचे खरीदता है तो उसे जुर्म माना जाए, जिसकी सजा हो। तो ये बाद में नैरेटिव बदल के इस बात पर आ गया था कि इस क्लॉज को बीच में ऐड किया जाए या एक चौथा ऑर्डिनेंस लाया जाए जो इस बात को लेकर है कि एमएसपी की गारंटी होगी इनसाइड एंड आउटसाइड एपीएमसी मार्केट। क्योंकि किसानों को कहीं लगने लगा था कि सरकार संवाद नहीं कर रही है, एक तरफा बात कर रही है, सिर्फ उन्हें बता रही है कि आप गुमराह हो रहे हैं, आपके साथ कुछ राजनीति वाले लोग आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन किसानों से सरकार पूछ नहीं रही थी। उससे किसानों को लगने लगा कि ये विधेयक तो पास होके रहेंगे लेकिन चौथा विधेयक जरूर सरकार लेकर आए। आज भी जब ये राज्यसभा में पास हुआ तो वो खबर जहां भी प्रदर्शन हो रहे थे वो किसानों तक पहुंची। यहाँ पे मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां राज्यसभा के अंदर हर एक तरह के सीन्स हुए जो आपके टेलीविजन के पर्दों पर दिखे, वहीं किसान जो सड़क पर था वो काफी डिसिप्लिन में रहा। तो किसान को कम से कम इस बात का तो श्रेय देना चाहिए कि अगर उसने प्रदर्शन भी किया तो एक सीमा में रहकर किया और सरकार के आदेश के साथ साथ पालना करते हुए रखा। उसमें कुछ किसान इस वक्त काफी निराश हैं कि जब ये विधेयक जो है अब बिल बन चुके हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट एसेंट रहती है, उसके बाद इनमें तो रद्दोबदल हो नहीं सकता। चाहे कोई कहने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। चलिए धर्मपाल जी, बिल्कुल नहीं यहाँ जैसे आपने कहा कि किसान इस बात को लेकर अब बेहद मायूस हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन क्या ये मायूसी दूर हो सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगबीर मलिक जुड़े हैं अंबाला से, नीरज जुड़े हैं जगाधरी से। जगबीर जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। मैम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि अगर ये कह रहे हैं कि आपका जो गवर्नमेंट खरीद है उससे कम माल नहीं बिकेगा, ठीक है, तो अब हमारी गेहूं 1400 रुपए क्विंटल ले रहे हैं तो उसका रेट कम क्यों है? एमएसपी 1400 रुपए क्विंटल है आपका। जगबीर जी, जगबीर जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और एक बार फिर से आप जो पूछना चाह रहे हैं अपने सवाल को दोहराएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये कहते हैं कि आपका गवर्नमेंट खरीद से माल कम नहीं बिकेगा, तो आप हमारी जो गेहूं है आप 1400 रुपए क्विंटल या 1100 रुपए क्विंटल ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं? और उसका एमएसपी क्या है? एमएसपी नहीं, ये कह रहे हैं कि बाहर जहां मर्जी आप फसल बेच सकते हो जी, ठीक है, तो उसमें हम किसी को भी फसल दें तो वो तो कम रेट ले रहा है ना। अच्छा, यानी कि जो रेट है उस पर नाम लेकर के कम पर ही बार्गेन हो रहा है और कम पर ही फसल लेने की बात की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर मलिक जी। हम जरूर यहाँ पर इस बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा है तो इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या ये चीज कंट्रोल नहीं हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो फिर ये जो आशंका है कि किसानों का शोषण इससे बढ़ेगा, वो बात कहीं ना कहीं सही होती नजर आती है। नीरज जगाधरी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नीरज, रखें अपनी बात। सबसे पहले मैं मैडम आपको और दोनों सर को नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल आपके मंच द्वारा सरकार तक मेरे सवाल का जाना है। मेरा सवाल मैडम ये है कि सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है, भाजपा सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है, हमारा ध्यान क्यों नहीं रखती? प्राइवेट कॉलेजों में 8000 से कम सैलरी है हमारी, हमें पीएन का काम करता हूँ, हमारी सैलरी 20000 रुपए क्यों नहीं करती? क्यों संसद में बिल पास करवाती? और प्राइवेट कॉलेजों में छापे क्यों नहीं मरवाती कि मैनेजमेंट के 2-2 लाख रुपए सैलरी है ना, वहाँ की मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ सोचती है? मेरा सवाल आपके मंच से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाना है मैडम जी। चलिए, बिल्कुल नीरज, हम लगातार यहाँ पर आपकी बात जो है सरकार के वक्ताओं तक पहुँचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है ऊपर तक जाएगी और सरकार इस और भी ज़रूर ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धर्मपाल धनखड़ जी,
जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि एमएसपी पर जो खरीद होती है, अगर वो कहीं दूसरी जगह उसे बेचने की बात कर रहे हैं तो फसल का उतना दाम नहीं मिल रहा जितना कि एमएसपी पर सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसे कैसे देखें? क्या ये माने कि अब ये जो फर्क है ये अब दिखाई देना शुरू हो गया है? क्या सरकार बाध्य कर सकती है? ऐसा कोई कानून यहाँ पर ये जो लाए गए हैं विधेयक, इसमें सुरक्षा की बात करता है ये किसानों के लिए? कहना जहाँ तक एमएसपी पे आज के दिन नहीं लिया जा रहा है गेहूँ, वो अलग बात है, क्योंकि सरकारी खरीद बंद होने के बाद व्यापारी जो है उन्हें थोड़े दाम पर ही किसान से फसल खरीदता है। ये हमेशा की बात है। और आज जो ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, जो अध्यादेश राज्यसभा में पास करवाए गए हैं, जो बिल पास करवाए गए कृषि संबंधी, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उनका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार किसानों का भला चाहती है, मोदी गवर्नमेंट के बारे में एक बात सार्वजनिक है कि वो छोटी से छोटी चीज को जो है वो इवेंट बना के पेश करती है। जब वो करोड़ों किसानों का फायदा करने की बात है तो वो किसान संगठनों से बात करके भी इस बिल को ला सकती थी। लोकसभा और राज्यसभा में पूरा डिस्कशन इससे करवाया जा सकता था। जो सुझाव जो किसान संगठनों के थे वो इसमें शामिल किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अध्यादेश केवल आपातकाल में जारी होते। यहाँ सरकार की नीयत पर जो है वो सवाल उठता है। सरकार और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी भी चालू रहेगी और मंडियां भी चालू। जैसे सरकार और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो क्या लग रहा है कि ये सरकार ने अपने लिए अवसर में बदल लिया इस आपदा को? नहीं, सरकार के लिए अवसर नहीं, ये कॉर्पोरेट के लिए अवसर पैदा किया जा रहा है सही मायने में। लेकिन क्या नहीं लगता कि सरकार अपनी भी कई जिम्मेदारियों से जो है फिर निजात पा जाएगी इन विधेयकों के लाने के बाद? इन अध्यादेशों के लागू होने के बाद, इनके कानून बनने के बाद सीधी सी बात है कि सरकार एमएसपी से भी पीछा छुड़ा जाएगी। मंडियों में चूंकि जब कॉन्ट्रैक्ट से खेती होने लगेगी और कंपनियां सारा माल खरीदेंगी, हो सकता है 2, 3, 4, 5 साल तो सरकार के लिए ये आपदा अवसर ही साबित हुई। मेरा कहना गलत नहीं है, फिर सरकार के लिए ये आपदा अवसर से फिर कम साबित नहीं हुई। अगर सरकार यहाँ पर अपनी सब जिम्मेदारियों से निजात पा जाएगी तो फरामोश हो जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहत सिंह सैनी हमारे साथ जुड़े हैं और कश्मीर चंद हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। राहत सिंह जी, स्वागत है आपका। बताएं कहां से बात कर रहे हैं और सवाल रखें। अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। राहत जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी से अपनी बात रखें। मैडम, पहले तो मैं बधाई अंबानी और अडानी को देना चाहता हूँ। उनके सपने आज पूरे होने जा रहे हैं। चलिए, ये जो एक तरीके से तंज यहाँ कसा है, इससे बेहतर और बधाई शायद और कुछ नहीं हो सकती है। जो इन्होंने अपनी बात रखी, अपना विरोध भी दर्ज करा दिया और बधाई भी यहाँ पर दे दी। बहुत शुक्रिया राहत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर चंद जुड़े हैं हरियाणा से, बहुत स्वागत है आपका। रखें अपनी बात और बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कश्मीर चंद बोल रहा हूँ मैडम जी। हेलो जी कश्मीर जी, ये प्राइवेट कंपनियां और इनको देने का क्या औचित्य है? फसल का किसानों की जो है सरकार खुद क्यों नहीं खरीदती? प्राइवेट और ये जो है बीच में तूत क्या खड़ा किया जा रहा है, इससे जो है भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। ये नहीं कि कांग्रेस वो कर रही है, ये कर रही है। अब वो जमाने का किसान नहीं है जो अनपढ़ है। किसान जो है BA MA तक करके नौकरी छोड़ करके किसानी कर रहे हैं, परंतु किसान मझधार में फंसा पड़ा है। मूल्य, न्यूनतम मूल्य MSP जो दिया जा रहा है वो ऑन पेपर है। सरकार खरीदारी करती नहीं शुरू, आड़तीए या बिचौलिए जो खरीद लेते हैं सस्ते में। किसान की मजबूरी है कि फसल को कहाँ रखे, वो निकालने के बाद बेचना तुरंत होता है। भंडारण की और बारदाने की बड़ी समस्या किसान के सामने रहती है और अब यहाँ लगता है कि इस मजबूरी का फायदा, मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया अब और लोग भी उठा सकेंगे बासानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी कश्मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक कुरुक्षेत्र से विकास जुड़े हैं, स्वागत है आपका विकास। रखें अपनी बात।
नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि अब MSP का 1888 है और मेरी पिपली मंडी में अभी भी 1100-1200 रुपये बिक रही है, तो अब ये MSP से कम ही बिक रही है, अब इसका क्या होएगा? और जो मक्के की कीमत है वो भी 1770 रुपये है, वो 1000 रुपये बिक रहा है, 1100 रुपये बिक रहा है। अब MSP कहाँ गया? चलिए, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम सिंह अंबाला से जुड़े हैं, स्वागत है आपका विक्रम, रखें अपनी बात। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। गुरजीत सिंह मान जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आपने कई दर्शकों को सुना, उन्होंने कहा कि MSP पर जो रेट है उस रेट से उनकी फसल जो है कम बिक रही है, मंडियों तक में ये हाल है कि जो MSP तय किया गया है उस पर नहीं फसल ली जा रही। तो क्या लगता है ये जो अभी विधेयक आए हैं, इनके आने के बाद में क्या ये फर्क जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या इसमें सुधार किया जा सकता था? सरकार अगर देश भर में एक MSP जैसा कुछ नियम बना देती तो किसान इस शोषण से बच सकते थे। जी हाँ, जैसे सबसे पहले कॉलर ने बताया, वीट के लिए 1925 रुपए MSP थी, और लेकिन उतने टाइम के लिए थी जब तक सरकार की खरीद होती है, और ऐसा ही होता है। उसके बाद वो जब ओपन सेल्स हो गई तो उसका कीमत घट करके 1400-1500-1600 हो गई। ये हर साल होता है, लेकिन पिछले सालों में अंतर कम होता था, इस दफा अंतर ज्यादा है जो प्राइस का गिरना है। यहाँ एक धनखड़ साहब ने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की है कि इसका तुरंत में शायद कोई बैड इफेक्ट नहीं हो, लेकिन ओवर द टाइम MSP पर परचेज कम होती जाएगी, APMC मंडियां बंद होती जाएंगी। जब एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं होगा, एक कॉम्पिटिटर नहीं होगा सरकार के रूप में, तो मनमानी बढ़ जाएगी। इसलिए ही किसान इसको मांग रहे हैं। इसकी एनालॉजी आप इस तरह से करिए कि अगर सिविल हॉस्पिटल नहीं हो, सरकारी अस्पताल नहीं हो, अकेले ही प्राइवेट क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएं हो तो क्या हाल होगा, इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है। या सरकारी अस्पतालों का निजीकरण अगर कर दिया जाए, सेमी यहाँ पर प्राइवेट हो जाए सरकारी अस्पताल भी, तो भी समझा जा सकता है कि कितना चेंज यहाँ पर आ जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज इसमें, इसीलिए किसान कह रहे हैं कि इसको बनाए रखें, बरकरार रखें, बातों से नहीं करें। किसी के भी वर्ड लॉ नहीं बनते, चाहे वो क्या यही तो वजह नहीं है कि सरकार लिखित में नहीं दे रही है, सिर्फ मौखिक का आश्वासन मिल रहा है? आएंगे इस पर बात करेंगे। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक हिसार से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका राकेश, रखें अपनी बात। जी राकेश। मैम, मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, हम सरकार के साथ हैं, विपक्ष ये झूठ फैला रहा है, जो इनको फैलाने दो, कुछ नहीं होता है, पहले भी झूठ फैलाया था। हम सरकार के साथ हैं, इससे हमारा ही फायदा होगा किसानों भाइयों का। तो मैं सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई अपना ठीक रहें और ज्यादा भीड़। चलिए राकेश, हम चाहेंगे जरा आप भी उन फायदों को बता दें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और जो दूसरे किसान नेता संगठन नहीं देख पा रहे हैं, शायद आपकी बात के जरिए वो समझ पाए। इससे हम अपना जो भी सामान है वो कहीं भी बेच सकते हैं। जैसे हम हरियाणा से हैं, तो हम चाहे अपना जो भी माल है वो दक्षिण में बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। हम चाहे तो हमारा दान है वो बिहार जाके बेच सकते हैं सीधा मंडी में, अभी बिचौलिए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मपाल धनखड़ जी, क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह से आज राज्यसभा में संजय राउत ने भी यहाँ पर दो तरीके से बात की, एक तरफ तो उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिया कि क्या सरकार यहाँ पर किसान के जो खुशहाली की बात कर रही है उसकी गारंटी लेगी, दूसरा ये भी उन्होंने कह दिया कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लगती है, अगर किसान विरोधी ये बिल है तो फिर देश भर में इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा। तो कंफ्यूजन क्या वाकई में इसको लेकर के है, और या फिर जिस तरीके से यहाँ जो दर्शक जुड़े उन्होंने कहा कि कहीं भी जाकर के फसल बेच सकते हैं, फायदा ही होगा, ये कितने किसानों पर आप देखते हैं ये बात 100% सही बैठेगी? बड़े किसान या छोटे किसान भी इससे लाभ उठा पाएंगे? कहना, ये नियम जो है 2006 से बिहार में लागू है, और बिहार के किसानों की स्थिति 2006 के बाद कितनी सुधरी है तो ये सरकार भी जानती है और सारा देश भी जानता है। अब अगर 2006 के बाद बिहार के किसान की स्थिति नहीं सुधरी है तो एक फेलियर मॉडल को क्यों पूरे देश में लागू किया था? एक फेलियर मॉडल को क्यों पूरे देश में लागू किया गया? धनखड़ जी, आऊंगी आपके पास में, बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ। कुछ दर्शक हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनको भी ले लेते हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं, स्वागत है आपका विक्रम, रखें अपनी बात।
नमस्कार मैम जी। जी नमस्ते। जी मैं बीजेपी से सवाल है हम पे कि सरकार एमएसपी क्यों रिटर्न में नहीं देती, और दूसरा स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट क्यों लागू नहीं करती, और अभी भी मक्के की फसल होके गई है। अगर यहाँ पे दोनों अगर एग्रीकल्चर के संबंधित पर्सन बैठे हैं तो मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि मक्के का रेट 600 से 700 रुपए क्विंटल, 800 रुपए क्विंटल तक रहा, तो उसकी एमएसपी कहाँ थी मैडम जी? क्योंकि मक्के की फसल बहुत कम मात्रा में करते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर इनको इतना ही बेनिफिट था, लोगों को तो समझाना चाहिए था कि हम आपके लिए बिल लेके आ रहे हैं, गाँव के सरपंच हैं, पंच हैं, डीसी है, जिलेदार डीसी को बताते कि आप एक मीटिंग रखते हैं उसमें लोगों को बताएंगे ताकि लोग उग्र ना होते। लेकिन जब अपनी मनमर्जी करती है, अगर ऐसे ही निजीकरण करता है तो एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर सभी का निजीकरण होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। यमुनानगर से कुलदीप जुड़े हैं, स्वागत है आपका कुलदीप, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी यमुनानगर से बोल रहे हैं जी मैं। जी बोलिए कुलदीप। मेरा सवाल है जी, ये धनखड़ साहब भी बैठे पत्रकार हैं जी, जो ईब का ये कोरोना काल था ना जी, जिस टाइम हमने जीरी लगानी थी, लेबर तो थी नहीं उस टाइम, कम लेबर होने के कारण थोड़ा जल्दी जीरी लगानी शुरू कर दी थी हमने जी। तो जीरी जल्दी लगी तो वह पकी भी जल्दी। इस वीडियो करने लेकर सरकार अपनी पीठ सत पर यार विपक्ष कह रहा भी हम ही जो है, तो किसान के बारे में ना पक्ष सोच रहा, विपक्ष सोच रहा, इसमें किसान कहीं नुकसान ही रह जी सारा। तो जीरी खरीदने वाला कोई है नहीं जी, ना सरकार ही सोच रही। मैं आपके माध्यम से सरकार तक की अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहा भी जल्दी से जल्दी खरीद शुरू हो जीरी की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। बिल्कुल यहाँ पर हम भी यही चाहेंगे कि किसान कहीं से कहीं जो है इस सब के अंदर ना पिसे, उसका कोई नुकसान ना हो, परेशान, क्योंकि पहले ही यहाँ पर कई दूसरी समस्याओं को लेकर किसान पहले ही हैं। जी धर्मपाल धनखड़ जी। एक और यहाँ मामला है कि सरकार जो भंडारण की सीमा हटाने वाला विधेयक लेके आ रही है, उससे क्या होने वाला है कि जब सीमा हट जाएगी तो कोई भी किसान तो भंडारण कर नहीं सकता। जैसे अभी ये किसान भाई कॉलर के रूप में जुड़े थे और उन्होंने बताया कि जीरी आ गई है और वो स्टोर रख नहीं सकती जी, वो परेशान है उसको लेकर के कि खरीदार नहीं मिल रहा, नहीं इतनी क्षमता किसान के पास होती है। तो ऐसी स्थिति में भंडारण की सीमा हटाने से किसको फायदा होगा? जाहिर सी बात है कि जो भंडारण करेंगे बड़ी कंपनियां करेंगी और वो फिर उसके बाद सस्ते में खरीद के अपनी मनमानी रेट पे बेचेंगे। तो इससे हमारा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी गड़बड़ाएगा और आम उपभोक्ता पर, आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा। कालाबाजारी और धनखड़ जी कहीं ना कहीं ये भी लगता है जैसे अभी किसानों को ये कह दिया गया है किसी भी राज्य में जाकर के वो अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन आप सौदा तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन फसल तो आपको रास्ते किसी न किसी जरिए के तहत ही पहुंचानी होगी, ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें होगा ही। तो यहाँ जो वो खर्च है वो किसके ऊपर आएगा और उसका जो भरपाई है वो किसकी जेब से की जाएगी, ये भी मुझे लगता है कि अहम और बड़ा सवाल है। एक और हरियाणा का किसान अगर जी बिहार में अपनी फसल बेचने जाएगा तो फसल तो अपनी लेकर के जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन तो किसान का ही लगेगा ना। इसके अलावा बिहार में जो है धान का रेट 1100 रुपए मिलता है ज्यादा से ज्यादा, और हरियाणा में उसके बहुत ज्यादा पहले से है। या अगर बिहार का किसान ही हरियाणा में आ जाएगा, बंगाल क्यों बेचने जाएगा, या बिहार का किसान ही अगर हरियाणा में आ जाएगा तो क्या हरियाणा वो फसल खरीद पाएगा? ये भी सवाल है कि कितने फसल एक राज्य खरीद सकता है अगर वो रेट ज्यादा भी दे रहा है तो। महावीर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है आपका महावीर, कहाँ से बात कर रहे हैं बताएं और रखिए अपनी बात। मैं तो गोकुलपुरा जी बहुत स्वागत है महावीर जी, रखें अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, ये मतलब ये क्यों नहीं बताते कि भाई ये इतना रेट फलानी चीज का, इतना फलानी चीज का, ये निश्चित है, इसके बाद में बात करो ना। ये मतलब शक में क्यों डाल रहे हैं? ये सारा सिस्टम दिख रहा है सब में अब तो जी। तो ये सीधा क्यों नहीं बताते कि भाई इस रेट से कम खरीदेगा कोई तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, ऐसा क्यों कहते?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महावीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम सवाल जल्दी से मैं चाहूंगी गुरजीत जी आप उसका जवाब दें कि अभी आपने कई दर्शकों को सुना, एक दाम तय करने को लेकर के कई लोगों ने जो है यहाँ पर अपनी बात रखी है कि अगर रेट ही तय नहीं होगा या वो नियम तय नहीं होगा कैसे रेट तय किया जाए, तो इसके बाद क्या किसान को उसका मन मुताबिक या जो उसकी लागत है वो मिल पाएगी, उससे निकल पाएगी, या सरकार को इसमें कुछ एक नियम बनाना चाहिए? ये बिल्कुल एक जायज चिंता है और एमएसपी की रेट तय करने वाली बात ही थी। लगभग एक 21 जो तरह की जिन्सों पर है आज के दिन। और जैसे कि धनखड़ साहब ने पीडीएस की बात की, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एफसीआई खरीदती है गेहूं और चावल भी, और इस वजह से देश में खाद्य सुरक्षा बनी हुई है। अगर ये सिस्टम ध्वस्त हो जाएंगे तो देश की फूड सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कम से कम कोरोना में हम भूखमरी को नहीं देखने दिया किसान ने, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा सहारा यहाँ पर कृषि सेक्टर ही रहा और खाद्य सुरक्षा ही यहाँ पर सबसे बड़ी एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर सामने आई कि किसी की जान यहाँ पर कम से कम जो है भूखमरी की वजह से नहीं गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी यहाँ पर दर्शकों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाई थी। तब से ही इन पर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार इन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसमें किसानों का शोषण और कॉर्पोरेट्स का फायदा दिख रहा है। 3 में से 2 विधेयक पास हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार किसानों में इन विधेयकों के प्रति विश्वास को कैसे बहाल करती है। फिलहाल के लिए आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। टिड्डी दल का प्रहार, न ओलों की मार,